माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि प्लेन का इक्वेशन यूनिकली डिटरमाइन होता है। वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी पास। उसके दो और कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस हमने पुराने वीडियो में देख लिया। यदि प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ हो एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर पता हो तो प्लेन यूनिकली डिटरमाइन होता है। और आज हम लोग दो और अदर कंडीशंस देखेंगे जिसमें प्लेन यूनिकली डिटरमाइन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा केस, प्लेन यूनिकली डिटरमाइन होगा कब? यदि प्लेन किसी दिए गए एक पॉइंट से पास कर रहा हो तो क्वेश्चन उठता है कि एक पॉइंट से तो अनगिनत प्लेन पास करते हैं, तो हमको इसके साथ साथ एक कंडीशन इसमें और लगा देना होगा। वो कंडीशन क्या होगा कि दिए गए पॉइंट से पास करता है और जो प्लेन है वो एक दिए गए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, अर्थात उस प्लेन को एक डायरेक्शन फिक्स कर दें। तो यदि हम लोग दो चीजें फिक्स कर दें कि प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है तो पॉइंट से पास करने वाले तो अनगिनत प्लेन है, लेकिन साथ में उसका डायरेक्शन फिक्स कर दें कि वह प्लेन एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तब प्लेन क्या होगा? यूनिकली डिटरमाइन होगा। वैसे प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा ये आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे। और तीसरा और आखिरी केस देखेंगे, यदि तीन नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में जो पॉइंट्स ना हो, वैसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स यदि एक लाइन में ना हो तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी पास। ये दो केस हम लोग आज डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा केस, दूसरा कंडीशन है अ प्लेन इज यूनिकली डिटरमाइंड। प्लेन क्या होगा? यूनिक होगा, एक ही प्लेन होगा। कब? इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। यदि प्लेन एक पॉइंट से पास करता है, लेकिन क्वेश्चन आता है एक पॉइंट से तो अनगिनत प्लेन पास करता है, इसलिए इसमें और शर्त लगाना पड़ेगा। एंड शर्त लगा दी। एंड क्या शर्त लगा दी? वो जो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है वो प्लेन क्या होगा? साथ में परपेंडिकुलर होगा टू अ गिवन वेक्टर, दिया गया वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। यदि दो कंडीशंस प्लेन में होंगे तो प्लेन क्या होगा? यूनिकली डिटरमाइंड होगा, वन एंड ओनली वन प्लेन होगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम लोग इस प्लेन को ले रहे हैं। अब ये प्लेन क्या कर रहा है? एक ए पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट से पास करने वाले तो अनगिनत प्लेन होंगे, लेकिन अब इस प्लेन के साथ साथ इस कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन और दे दिया कि ये जो प्लेन है एक दिया गया नॉर्मल वेक्टर है या दिया गया एक वेक्टर है, उस पर यह प्लेन परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर दिया हुआ एन वेक्टर, उस पर यह प्लेन परपेंडिकुलर है। या दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि इस प्लेन पर यह एन वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यदि इस प्लेन का डायरेक्शन हम फिक्स कर दें और ये जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं इसको भी फिक्स कर दें, तब यह प्लेन क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। केवल एक और एक ही प्लेन पास कर सकता है। फॉर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में यहाँ पर मान लीजिए मेरा हैंड एक प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यह पास कर रहा है। अब इसमें साथ में हम कंडीशन दे दें कि ये एन वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर होगा, तब यह प्लेन यूनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन इसको डायरेक्शन दे दें कि ये जो प्लेन है ये एन वेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर। यदि इसका डायरेक्शन फिक्स कर दे तो ये जो मेरा हाथ है वो हाथ हिल नहीं सकेगा, वो प्लेन क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। तो अब इसी प्लेन का, इसी हाथ का क्या इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन हम लोग अब सीखेंगे। अब इस हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लेन के ऊपर में एक आर्बिट्ररी पॉइंट अपने मन से P पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है और पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। और इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, अर्थात A वेक्टर इक्वल टू हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k। और ये जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है n वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं ABC, अर्थात n वेक्टर बराबर है ai प्लस bj प्लस ck। आइए अब इसको लिखते हैं इक्वेशन। लेट अ प्लेन
पास थ्रू अ पॉइंट ए x1 y1 z1। ये जो प्लेन है ए x1 y1 z1 से पास कर रहा है विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, जिसका कि पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर आप देख सकते हैं, अर्थात ए वेक्टर इक्वल टू हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड परपेंडिकुलर। अब ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर एन वेक्टर, ये एन वेक्टर पर परपेंडिकुलर है प्लेन। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। आर वेक्टर मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर मानते हैं कोई भी अपने मन से माना हुआ कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट जो कि प्लेन के ऊपर में हो। बी, उस पॉइंट का नाम मान लेते हैं पी एक्स वाई जेड है। क्लियरली अब आप देख सकते हैं कि P लाइज ऑन द प्लेन, ये P पॉइंट इस प्लेन के ऊपर में लाई करता है। ये तभी लाई करेगा जब AP, ये जो AP वेक्टर है ये पूरा का पूरा AP वेक्टर प्लेन के अंदर में है और उस AP वेक्टर पर एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब एक वेक्टर पर दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। और एपी वेक्टर का इक्वेशन लिखना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर जीरो। तो यही वेक्टर इक्वेशन हो गया प्लेन का, इसको आपको याद रखना है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें क्या दिया है, यह प्लेन एक ए पॉइंट से पास करता है वो दिया गया है, और ये जो प्लेन है वो एक वेक्टर एन वेक्टर पर परपेंडिकुलर है या एन वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ऐसा भी कर सकते हैं। तब उस प्लेन का इक्वेशन होगा आर माइनस ए वेक्टर एक साथ डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब इसी प्लेन का इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे। अब मान लेते हैं कि लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, इसलिए इसका एन वेक्टर का वैल्यू हो गया ए आई प्लस बीजे प्लस सी के हो गया। और ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हम लोग माने हैं पॉइंट ए का, तो ए वेक्टर इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। आर वेक्टर आर्बिट्ररीली है xi प्लस yj प्लस zk। आपको क्या करना है, आर वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर देना है। तो आई वाले में से आई माइनस होगा, जे वाले में से जे, के वाले में से के माइनस होगा। तो आर माइनस ए वेक्टर बराबर आ गया x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k आ गया। ये आ गया हमारा आर माइनस ए वेक्टर। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं आर माइनस ए वेक्टर पता है ये, और दूसरा एन वेक्टर हमारा एन वेक्टर भी दिया हुआ ये। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई वाले कोफिशिएंट को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जेड वाले कोफिशिएंट को जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होता है। अर्थात a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू जीरो। यही हो गया प्लेन का इक्वेशन। यह प्लेन का इक्वेशन हो गया जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास करता है और वो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है जिस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a b एंड c है। ये उसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब इस फार्मूला पर, इस कंसेप्ट पर हम लोग 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बनाते हैं, बाकी पार्ट आप खुद से बनाएंगे। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है पहले उसको ध्यान दें। उसमें लिखा गया है रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा प्लेन है वो पास कर रहा है पॉइंट 1 0 माइनस 2 से। यहाँ ए वेक्टर दिया हुआ है 1 0 माइनस 2 पॉइंट दिया है, x1 y1 z1 हमारा x1 y1 z1 दिया हुआ है कि प्लेन जो है 1 0 माइनस 2 से पास कर रहा है एंड नॉर्मल टू द प्लेन। और प्लेन पर जो नॉर्मल है एन वेक्टर भी दिया है आई प्लस जे माइनस के दिया हुआ है। तो पूछता है कि प्लेन का इक्वेशन निकालिए कि क्या होगा। ओके, हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो दिया, अर्थात ए पॉइंट दिया हुआ है, जो ए पॉइंट x1 y1 z1 था वो दिया है 1 0 माइनस 2। अर्थात ए वेक्टर बराबर दिया है 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे माइनस 2 इंटू के। 0 इंटू जे ये 0 हो गया, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 1 इंटू आई हो गया आई माइनस 2 के। ये ए वेक्टर दिया है आई माइनस 2 के, और एन वेक्टर दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर दिया आई प्लस जे माइनस के, ये दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर माइनस ए वेक्टर एक साथ डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो आर माइनस ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग लिख दे आई माइनस 2 के, एक साथ ब्रैकेट में लिख दिए, और ये टोटल को एक ब्रैकेट में रख दिए। डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर का वैल्यू लिख दे, एन वेक्टर का वैल्यू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू जीरो। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसी का इक्वेशन हमको कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए।
तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोग r माइनस ए वेक्टर निकाल लें। r माइनस ए वेक्टर कहने का मतलब x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k निकाल लें। r वेक्टर हमारा आर्बिट्ररी रहेगा, xi प्लस yj प्लस zk रहता है आर्बिट्ररी। a हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k रहता है, दोनों का माइनस निकालना है। तो चलिए निकाल लें। x माइनस x1 है हमारा 1, x माइनस 1 टाइम्स i प्लस y माइनस y1 है यहाँ पर 0, तो y माइनस 0 टाइम्स j प्लस z माइनस z1 तो z माइनस और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस होगा इंटू k वेक्टर। तो हमारा r माइनस ए वेक्टर हो गया x माइनस 1 टाइम्स i प्लस yj प्लस z प्लस 2 इंटू k कैप। ये हो गया हमारा r माइनस ए वेक्टर ही ये निकल गया। r माइनस ए वेक्टर को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस r माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ले n वेक्टर के साथ और उसका वैल्यू को लिख दे 0, वो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1। तो डायरेक्ट लिखिएगा a b c डायरेक्शन रेशियो है आपका नॉर्मल वेक्टर का। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आप देखिए यहाँ क्या 1 1 माइनस 1 है, तो 1 टाइम्स x माइनस x1, तो एक 1 टाइम्स x माइनस 1 प्लस फिर दूसरा डायरेक्शन रेशियो है 1, तो फिर 1 इंटू y माइनस y1, तो y1 यहाँ पर 0 है, तो 1 टाइम्स y। अब प्लस c का वैल्यू है नॉर्मल वेक्टर में देखिए डायरेक्शन रेशियो है माइनस 1 टाइम्स z माइनस z1 है z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हैं r माइनस ए वेक्टर जो आप निकाल लिए सिंप्लीफाई करके, और n वेक्टर आपका दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर ले, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स y और प्लस माइनस 1 टाइम्स z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 1 प्लस y और माइनस z माइनस 2, तो ये हो गया x प्लस y माइनस z माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 को उधर भेज दिए। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस y माइनस z इक्वल टू 3। तो ये कंसेप्ट जो प्लेन का इक्वेशन यूनिकली डिटरमाइन होता है कब, यदि प्लेन एक पॉइंट से पास करता है और प्लेन किसी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। ये दो चीज दिया, पॉइंट दिया हो और जिस वेक्टर पर परपेंडिकुलर वो दो चीज दिया है, तो प्लेन का इक्वेशन याद रखना है r माइनस ए वेक्टर एक साथ डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, और उसी का कार्टेशियन फॉर्म याद रखना है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0, जहां x1 y1 z1 क्या है दिया गया पॉइंट जिसे कि वो प्लेन पास करता है, और a b c क्या है डायरेक्शन रेशियो है जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन है, या प्लेन जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तीसरा और आखिरी केस है, अब प्लेन इज यूनिकली डिटरमाइंड। प्लेन जो होता है यूनिकली डिटरमाइन होगा, प्लेन यूनिक होगा, एक ही प्लेन होगा। कब, ये प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से यदि पास करे तब। आइए इसको हम लोग फिगर में समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3D स्पेस को शो करता है। यह है हमारा प्लेन। यह प्लेन हमारा 3 पॉइंट r पॉइंट है x1 y1 z1, जिसका की पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर बराबर हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1 की। दूसरा है s पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है b, और s पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, अर्थात b वेक्टर बराबर है x2i प्लस y2j प्लस z2 के। और तीसरा पॉइंट है t जिसका पोजीशन वेक्टर है c वेक्टर, और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3, अर्थात c वेक्टर बराबर x3 y3 x3i प्लस y3j प्लस z3 के। इसी प्लेन में एक आर्बिट्ररी पॉइंट p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, आर्बिट्ररी है अपने मन से। इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर लेते हैं, तो r वेक्टर का वैल्यू हो गया xi प्लस yj प्लस z के। अब हमको साबित करना है कि r s t, आप देख सकते हैं तीनों एक लाइन में नहीं है। इन 3 पॉइंट से वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी पास, केवल और केवल एक ही प्लेन पास करेगा, और उसका इक्वेशन क्या होगा इसको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको लिख ले। लेट r x1 y1 z1, दूसरा s x2 y2 z2 एंड t x3 y3 z3 विद 3 नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर्स। इनके पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अर्थात a वेक्टर का वैल्यू है x1i प्लस y1j प्लस z1 के, b वेक्टर का वैल्यू है x2i प्लस y2j प्लस z2 के, एंड c वेक्टर का वैल्यू x3i प्लस y3j प्लस z3 के।
अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं कि आर से एस को कनेक्ट कर दीजिए, आर से टी को कनेक्ट कर दीजिए, आर को कॉमन रखिए, पहला जो पॉइंट उसको कॉमन रखिए, आर से एस को, आर से टी को और आर से पी को भी कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद चूंकि ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में है तो आर एस और आर टी इसी प्लेन के अंदर में होंगे। द वेक्टर्स आर एस एंड आर टी आर इन द गिवन प्लेन, वो इसी प्लेन में होगा जिसमें कि पॉइंट आर एस और टी, जिस प्लेन के अंदर में पॉइंट आर एस एंड टी है उसी प्लेन के अंदर में आर एस वेक्टर है एंड आर टी वेक्टर है। अब इन दोनों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, देयरफॉर द वेक्टर आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसे वेक्टर को देगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर आता है, आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर, वैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट। देयरफॉर इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी वेक्टर जो आएगा ये एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। किस पर परपेंडिकुलर होगा? इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जो कि जो प्लेन आर एस और टी को रखता है, प्लेन कंटेनिंग आर एस एंड टी। जिस प्लेन के अंदर में आर एस और टी पॉइंट है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर को, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा आर एस क्रॉस आर टी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट में आर एस क्रॉस आर टी बराबर क्या हो जाएगा? आर एस का मॉड फिर आर टी का मॉड इंटू दोनों के बीच का एंगल यदि साइन थीटा है तो इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एस वेक्टर एंड आर टी वेक्टर। जिस प्लेन के अंदर में आर एस और आर टी वेक्टर है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है एन कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन है। आइए, लेट आर वेक्टर मान लेते हैं, बी द पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द प्लेन। इसी प्लेन के अंदर में पी हम लोग एक्स वाई जेड आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं जिसका की पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर मान लेते हैं। अब हमारा प्लेन का इक्वेशन चाहिए हमको, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा पासिंग थ्रू आर, जो प्लेन है हमारा आर पॉइंट से पास कर रहा है, एंड ये प्लेन जो है आर पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आर एस और आर टी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उस पर परपेंडिकुलर है। अर्थात हमारा जो आरपी वेक्टर होगा, आर और पी, आर चूंकि पॉइंट प्लेन के अंदर है, पी भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट प्लेन के अंदर है, तो आरपी वेक्टर भी प्लेन के अंदर है। तो इस आरपी वेक्टर पर ये आर एस और आर क्रॉस आर टी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अर्थात ये परपेंडिकुलर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अब सभी का वैल्यू लिखते हैं। आरपी का मतलब हो गया आपका फाइनल पॉइंट जो पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है आपका आर वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर हो गया आरपी वेक्टर डॉट, फिर उसी प्रकार से आर एस का मतलब बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस आर टी का मतलब सी माइनस ए वेक्टर, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्लेन का इक्वेशन जब 3 पॉइंट ए बी और सी दिया गया है। इसमें ध्यान देना है कि एक पॉइंट ए को जो पहला पॉइंट उसको हम कॉमन रख दिए और पहला आर्बिट्ररी जो वेक्टर लिया आर माइनस ए वेक्टर ले लिए डॉट प्रोडक्ट। अब जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में से भी पहला वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, फिर क्रॉस तीसरा पॉइंट में से भी पहला पॉइंट को माइनस कर देंगे, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। उस क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर माइनस ए वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यही इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा 3 पॉइंट से पास करने वाला। इसको आपको याद करना होगा, आप याद रखिएगा 3 पॉइंट से जब पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना होता हो। आइए, अब इसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म जानने का प्रयास करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म आरपी आर का पोजीशन वेक्टर हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किए, ए का किए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, आर में से ये माइनस कीजिएगा तो एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के आएगा। उसी प्रकार से आर एस को निकालिएगा, आर एस मतलब बी में से ए को माइनस कीजिएगा तो बी का है एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, उसमें से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को माइनस कीजिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा आर एस बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। उसी प्रकार से आर टी निकालिएगा तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन आई प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन जे प्लस जेड थ्री माइनस जेड वन के। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पहले ही बताया गया। क्रॉस प्रोडक्ट जो मेरे पुराने वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट का उसमें देखिएगा, आपको डिटेल बताया गया। अभी आप इतना ही समझेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो पहले आई जे के लिख दिए और उसके बाद आर एस का जो कोफिशिएंट है उसको लिख दिए एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, फिर आर टी का कोफिशिएंट लिख दिए एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। अब ये जो वेक्टर आएगा आई जे के टर्म में आएगा आर एस क्रॉस आर टी,
उसका फिर डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है आरपी के साथ। तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई वाला कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, इसलिए आई जे के को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जो आरपी वेक्टर के आई जे के का जो कोफिशिएंट है। इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया, आपको ये याद रखना होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, जहां x y z के आर्बिट्ररी पॉइंट है प्लेन के ऊपर में। फिर नीचे दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस किया गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर तीसरा पॉइंट में से भी पहला पॉइंट को माइनस किया गया है। तो ये हो गया आपका, नीचे है आपका x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे, यही मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आप एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बना सकते हैं। बी पार्ट में दिया गया है इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, जो कि प्लेन पास कर रहा है 3 पॉइंट से, 1 1 0, 1 2 1 और -2 2 एंड -1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो x1 y1 z1 पहला पॉइंट दिया है, दूसरा x2 y2 z2 दिया है, तीसरा x3 y3 z3 दिया है। प्लेन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, हमको याद है प्लेन का इक्वेशन के लिए क्या करना है, x माइनस पहला पॉइंट लिखना है, x माइनस पहला पॉइंट है 1, x माइनस 1, फिर दूसरा है y माइनस y1, y1 है 1, फिर z माइनस z1 है 0, फिर नीचे x2 माइनस x1, दूसरा में से पहला माइनस किया 1 माइनस 1, फिर नेक्स्ट y2 माइनस y1 2 माइनस 1, फिर नेक्स्ट है हमारा z2 माइनस z1 अर्थात 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, और सबसे लास्ट थर्ड रो में है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का मतलब -2 और -1, फिर है y3 माइनस y1 2 माइनस 1, फिर आखिरी है z3 माइनस z1 अर्थात -1 और -0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 करें, इसको सॉल्व कर दे, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन प्राप्त हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, फर्स्ट रो एज टी लिख दी, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0, z होता है z लिख दी, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1 लिख दी, -2 माइनस 1 -3, 2 माइनस 1 1 हो गया, -1 माइनस 0 ये -1। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करने के लिए ज्यादा आसान होता है फर्स्ट कॉलम के अबाउट में सॉल्व करें। जिनको भी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आता है वो अपना फर्स्ट कॉलम के अबाउट में सॉल्व करेंगे या एक से ज्यादा जीरो बनाने का प्रयास करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, और प्रॉपर्टी की मदद से बनाएंगे, तुमको समय की बचत होगी। लेकिन जो बच्चे डिटरमिनेंट का कंसेप्ट नहीं जान रहे, उनके लिए हम हमेशा इसको फर्स्ट रो के अबाउट में सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या करेंगे फर्स्ट रो में, पहला x माइनस 1 इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए x माइनस 1 लिख ले, जिस रो या जिस कॉलम है उसको छुपा दे, बाकी को डिटरमिनेंट में लिख दो 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 लिख दे, पहला प्लस तो अगला माइनस होगा, तो माइनस और जो नंबर है उसको लिख दो y माइनस 1, और जिस रो और जिस कॉलम में है y माइनस 1 उसको छुपा दे। छुपाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा 0 माइनस 3 और 1 माइनस 1 उसको लिख दे, प्लस आखिरी में पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस होगा, तो प्लस जेड है हमारा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम को छुपा देंगे आप, तो 0 -3 और 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट रो के अबाउट में सॉल्व कर दिया। इसी को सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा x माइनस 1 इंटू, अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 लिख दिए, फिर माइनस 1 इंटू 1। इसको लिखने का पर्पस है कि बच्चे आप कंफ्यूज ना हो, माइनस प्लस में गलती ना करते, अदरवाइज आपको नंबर यहाँ कट जाएगा। इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल में बताया ताकि आप मिस्टेक ना करें। माइनस साइन y माइनस 1, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई हमेशा करना है, तो 0 इंटू माइनस 1, फिर माइनस करना है, ये भूलना नहीं है, माइनस करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 3, फिर प्लस जेड आखिरी में 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब ब्रैकेट वाली चीज को सिंप्लीफाई करें, x माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 और उसमें माइनस पहले से है तो माइनस 1, माइनस साइन y माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, फिर प्लस जेड टाइम्स 0 इंटू 1 हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 में माइनस 2 मल्टीप्लाई, फिर माइनस y माइनस 1 में 3 मल्टीप्लाई और प्लस 3z बराबर 0। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और प्लस 2 और माइनस 3 टाइम्स y, माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 3z इज इक्वल टू 0। माइनस 2x और माइनस 2y को दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में लेके चले जाए, 3z को भी लेके चले जाए, तो माइनस 2x उधर जाने से प्लस 2x, माइनस 3y जाने से प्लस 3y
और 3z को उधर जाने से -3z, और लेफ्ट हैंड साइड में छूट गया 2 + 3 = 5, उसी को बाद में लिख दिया गया = 5। तो यही इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि दिए गए 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों आपने देखा ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं और इन कंसेप्ट पर कैसे प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। ओके बच्चों, आइए हम लोग आखिरी एक चीज इसमें देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग एक प्लेन, ये ए बी और सी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि प्लेन एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काट रहा है, यहां से यहां तक का दूरी है स्मॉल ए, फिर यहां से यहां तक का दूरी है स्मॉल बी, फिर जीरो ओरिजिन से सी तक का दूरी है सी। इसलिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a 0 0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 b 0, और सी पॉइंट का हो गया 0 0 c हो गया। तो एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस पर सी का इंटरसेप्ट काट रहा हो प्लेन, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा हमको निकालना है। तो मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं ax + by + cz + d = 0 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन नंबर 1, जहां d का वैल्यू 0 का बराबर हम लोग नहीं लेंगे। अब मान लेते हैं कि लेट प्लेन जो है मेक इंटरसेप्ट, प्लेन क्या कर रहा है कि इंटरसेप्ट बना रहा है ए बी और सी का, ए बी एंड सी का बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ओके, हेंस द प्लेन मीट्स, इसका मतलब है कि प्लेन जो है वो मीट्स कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मीट कर रहा है। कहां पर? एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है ए पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है a 0 0, बी पॉइंट पर मीट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 b 0, और सी पॉइंट पर मीट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 c। अर्थात ये जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर में है, प्लेन का कॉर्नर पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, और 1 में रखने से सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स के जगह रख दिए हम लोग a, तो हो गया a प्लस वाई के जगह रख दिए 0 और जेड के जगह 0, तो ये दोनों 0 हो गया, प्लस d = 0। इससे कैपिटल ए बराबर हो गया -d/a। सिमिलरली 0 भी सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन के इक्वेशन को, वहां से हम लोग b सॉल्व करेंगे तो -d/b आएगा। सिमिलरली 0 0 c भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर 1 को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से c का वैल्यू आ जाएगा -d/c। अब ये a b c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग यहाँ रख देंगे। रखने से क्या हो जाएगा, -d/a रख दिए और उसके साथ x मल्टीप्लाई है, फिर b का वैल्यू -d/b और उसके साथ y मल्टीप्लाई है, -d/c उसके साथ z मल्टीप्लाई है, प्लस d = 0। सभी में से -d कॉमन निकालें और 0 डिवाइडेड बाय -d का वैल्यू आ जाएगा 0। ये आ गया xy प्लस y/b प्लस z/c। चूंकि -d कॉमन लिए तो यहाँ -1 = 0, और 0 डिवाइडेड बाय -d 0 हो गया, -1 को उधर भेज दिए, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म हमको याद रखना है, xy प्लस y/b प्लस z/c = 1, जहां की x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट काट रहा है प्लेन, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बना रहा है और z एक्सिस पर c का इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होगा। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा दिया हुआ है 2x + y - z = 5। तो पूछता है कि ये प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पर कितना का इंटरसेप्ट बना रहा है बताइए। तो हम लोग दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो 2x/5 + y/5 - z/5 = 1। अब इस 2x/5 को हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय जो 2 मल्टीप्लाई है उसको डिवीजन में लेके चले जाए 5/2 ताकि 2 ऊपर चला जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 प्लस z, इसको प्लस बनाएंगे क्योंकि प्लस फॉर्म में होना चाहिए, z डिवाइडेड बाय 5/-1 का मतलब -5 = 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, xy प्लस y/b प्लस z/c = 1। अर्थात x इंटरसेप्ट a का वैल्यू हो गया 5/2, y इंटरसेप्ट b का वैल्यू हो गया 5 और z इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया यहाँ पर -5। इसलिए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस पर आ गया 5/2, 5 एंड -5 आ गया रिस्पेक्टिवली। आइए बच्चों, हम लोग जो पुराने कंसेप्ट जाने हैं उस पर एक डाउट्स आया है, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट्स आया है। बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन समझने में दिक्कत होगी, इस पर ध्यान से देखें। दिया गया जो प्लेन है, गिवन प्लेन मेक्स ऑन इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, एक प्लेन है जो कि y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बनाता है।
ये एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि वो जो प्लेन है वो प्लेन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, जेड ओ एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से मिलकर बनने वाले प्लेन के पैरेलल है। आइए इसको फिगर में समझते हैं हम लोग। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस पे ये तीन के इंटरसेप्ट पर मान लिया पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 3 3 0, ये तीन का इंटरसेप्ट है। और तो 3 यूनिट के दूरी पर हमारा ये एक प्लेन है, और ये जो प्लेन है वो प्लेन क्या है, जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल है। तो ये जो जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल है, तो इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा 3। ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 3, और इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर का वैल्यू है जेड कैप। तो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म का यूज करें तो इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं, जो कि मेरे फर्स्ट वीडियो में, प्लेन के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखा जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में दिया गया है कि यदि किसी प्लेन का ओरिजिन से दूरी दिया गया है, जो कि 3 यूनिट दूरी दिया गया है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का वैल्यू पता है, यहाँ ये जो प्लेन है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन वो पैरेलल है जेड ओ एक्स का, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा जेड कैप होगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फार्मूला है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और डी जो है उस प्लेन का दूरी है, ओरिजिन से दूरी है। यहाँ आर वेक्टर डॉट एन कैप का जगह यहाँ जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो जे कैप, यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है, इज इक्वल टू उस प्लेन का जो दूरी है ओरिजिन से, वो दूरी दिया हुआ 3, इज इक्वल टू 3 हो गया। अब भाई आर वेक्टर का जनरल फॉर्म, आर्बिट्ररी फॉर्म लिख दिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट केवल जे कैप का मतलब 0i प्लस 1 जे प्लस 0 के इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करेंगे, x इंटू 0 हो जाएगा प्लस y इंटू 1 और प्लस z इंटू 0 बराबर 3। तो पहला और आखिरी तो 0 हो गया, इसलिए y बराबर 3 हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है y एक्सिस के ऊपर में एंड जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल है। तो बच्चों आपने देखा, यदि आपके पास कंसेप्ट है तो आपको बनाने में सवाल चुटकियों में बन जाता है, यदि कंसेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए बच्चों मैंने वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया है उसको केवल आप समझ लें, वो डायरेक्ट आपको पूछा नहीं जाता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चों, और फिर भी इसमें कुछ डाउट्स रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपके डाउट्स जब आपको प्राप्त हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।